हेलो फ्रेंड्स, गतिमान टेक्निकल हब पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि थोड़े समय से यानी लगभग एक हफ्ते से मैं वीडियो आपके लिए नहीं अवेलेबल करा पा रहा हूँ। तो इसका कारण ये था कि मैं आपके लिए जो ये अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं यूपीपीसीएल के और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है यूपी के अंदर, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर रहा था और आपके आईटीआई एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर रहा था। तो एक्चुअल में मैं अकेला ही सारे काम करता हूँ, वीडियो बनाने से लेकर और वीडियो अपलोड करने तक का और मटेरियल जो कंटेंट्स होते हैं उन्हें सेलेक्ट करने तक का। तो इस कारण थोड़े देर हो गया, इसके लिए मैं खेद है मेरे चैनल की तरफ से आप लोगों से। तो अभी मैं आपके लिए आगे का टॉपिक लेके आया हूँ फ़िलहाल सरफेस गेज, जो हमारा मार्किंग टूल्स के अंदर चल रहा था। तो आइए सरफेस गेज देखते हैं। पहले ये आज टॉपिक सरफेस गेज वाला पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जैसा भी संभव होगा मैं आपके लिए वैसा मटेरियल अवेलेबल कराऊंगा। हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, सरफेस गेज क्या होता है कि ये ऐसा मार्किंग टूल है जिसके साथ दो सिरों वाला एक स्क्राइबर लगा होता है। हैं, दो सिरों वाला स्क्राइबर। देखिए ये स्क्राइबर है, इसका एक सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है। हैं, तो दो सिरों वाला स्क्राइबर लगा होता है। इसका एक सिरा नुकीला एवं सीधा, ये वाला नुकीला और सीधा, और दूसरा सिरा नुकीला और 90 डिग्री पर। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कोण 90 डिग्री का होता है। ये जो कोण होता है वो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है ना। तो 90 डिग्री के कोण पर क्या होता है? मुड़ा होता है। ठीक है, और ये आपका चित्र है। अब चित्र को आप थोड़ा सा समझ लें कि देखिए ये जो है एक पिलर होता है, स्टैंड टाइप में जो आपको दिख रहा है सीधा सा पिलर होता है, और ये आपका नर्लिंग नट होता है ये, और ये ब्लॉक है जो इस पिलर के ऊपर लगा होता है। ये ब्लॉक है आपका, है, और ये उसका आधार है, स्क्राइबर का बेस है, और ये स्क्राइबर है जैसा कि आप देख रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। हैं, तो आइए आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि सरफेस गेज को ही मार्किंग ब्लॉक कहते हैं, यानी जो इस सरफेस गेज है इसी को मार्किंग ब्लॉक कहा जाता है, सरफेस गेज को। तो इससे क्वेश्चन आपका तैयार होता है कि जो सरफेस गेज है वही मार्किंग ब्लॉक कहलाता है। तो ये मार्किंग ब्लॉक को ही क्या कहा जाता है? सरफेस गेज कहा जाता है। तथा इसे ही स्क्राइबिंग ब्लॉक, यानी ये तीसरा नाम हो गया अभी आपका, स्टार लगा रखा मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण से, स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। किसको? सरफेस गेज को ही मार्किंग ब्लॉक कहते हैं और इसको ही स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। तो आप याद रखना। अब ये देखिए ये निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला देखिए स्थिर सरफेस गेज, यानी फिक्स्ड सरफेस गेज, यानी ये फिक्स होता है। और दूसरा होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे स्थिर सरफेस गेज। हैं, तो स्थिर सरफेस गेज जैसा मैंने अभी आपको चित्र दिखाया यही है। ये देखिए इधर फिक्स्ड सरफेस गेज लिखा हुआ है ये, और यही वाला आपका स्थिर वाला है। हैं, तो आइए इसके बारे में डिटेल हम पढ़ते हैं। ये देखिए इस प्रकार के सरफेस गेज में ढलवा लोहे का गोल अथवा चौकोर आकार का आधार बेस होता है। हैं, इस प्रकार के सरफेस गेज में, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, यही मैं बोल रहा हूँ मैं कि चौकोर आधार का बेस होता है। हैं, जो अभी आपको मैंने बेस बताया था नीचे, देख लेना एक बार आप चित्र को वापस जाकर वीडियो पॉज करके, जिसके साथ एक स्तंभ लगा रहता है, पिलर लगा होता है जो मैंने आपको बताया था, और स्थायी रूप से संयुक्त रहता है यानी फिक्स रहता है। हैं, या थ्रेड की सहायता से भी इस स्तंभ को जोड़ा गया होता है। तो अधिकतर तो फिक्स वाले में स्थायी रहेगा, हैं, और एडजस्टेबल वाले में स्क्रू की सहायता से होता है। इस स्तंभ पर इस्पात का एक ब्लॉक भी लगा रहता है जिसके एक और स्क्राइबर अथवा चिन्हक लगा होता है। अब एक ब्लॉक होता है इसमें, ये देखिए ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, और ये बेस है। फिर बता रहा हूँ एक बार, ये पिलर है, ये नर्लिंग नट है, और ये स्क्राइबर है जो इस ब्लॉक में लगा रहता है। हैं, तो इस स्तंभ पर इस्पात का ब्लॉक लगा रहता है जिसके एक और स्क्राइबर अथवा चिन्हक मार्कर लगा होता है, तथा दूसरी ओर एक नट लगा होता है। दूसरी ओर क्या लगा होता है? एक नट लगा होता है जो नर्लिंग किया होता है, अभी दिखाया मैंने आपको। इस ब्लॉक की छड़ पर ऊपर नीचे खिसकाकर, इस ब्लॉक को छड़ के ऊपर यानी उस जो पिलर है उसके ऊपर खिसकाकर, आगे पीछे खिसकाकर वांछित स्तंभ में स्थिर किया जा सकता है या किसी भी कोण पर झुकाया जा सकता है। हैं, इसको ये देखिए इस पिलर को हम, इसको, इस ब्लॉक को हम आगे पीछे खिसका सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और नट की सहायता से एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से इसको एडजस्ट किया जा सकता है। आगे देखते हैं।
इसका प्रयोग आप लोग अपनी प्रयोगशाला में, ITI प्रयोगशाला में जो फिटर की है वहाँ मार्किंग करने के काम में लाते हैं। और ये वीडियो एक्चुअल में मैं अपने स्टूडियो से, जहाँ पे मैं अपने जो मेरा 2 चैनल है, गतिमान IQ स्टडी के नाम से है, जो मैं कंपटीशन की तैयारी कराता हूँ, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, स्टेट PCS हो, रीट हो, पटवार हो, हैं फॉरेस्ट गार्ड हो, रेलवे NTPC हो, ग्रुप D हो। उसके अलावा ये मैं टेक्निकल क्लास चलाता हूँ, जो इस तरीके से चलाता हूँ। तो मैं अपनी जगह से नहीं चला रहा हूँ, इस वक्त मैं क्या बाहर आया हूँ, तो मैं वहाँ आपके लिए मटेरियल तैयार करके और इस तरीके से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करना। बाकी जब मैं अपने वहाँ पहुँचूँगा, जहाँ मेरा ऑफिस है, स्टूडियो है, जहाँ मैं ये सब काम करता हूँ, तो वहाँ मैं मेरे हिसाब से आपको जैसे पहले प्रोवाइड कराता था वैसे प्रोवाइड कराऊँगा कंटिन्यू, हैं। तो देखिए, पहला फिक्स्ड वाला ख़त्म हो गया। ये नंबर 2 का यूनिवर्सल सरफेस गेज है। अब यूनिवर्सल सरफेस गेज का क्या मतलब होता है, वो थोड़ा सा आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, ये होता है यूनिवर्सल गेज, हैं। इस प्रकार के सरफेस गेज में स्तंभ पिलर सरफेस गेज के आधार के साथ सीधा नहीं जुड़ा रहता है। ये स्तंभ पिलर सीधा नहीं जुड़ा रहता, बल्कि नट के माध्यम से रोकर भुजा आर्म से जुड़ा रहता है। ये बात मैंने आपसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि फिक्स्ड वाले में वेल्ड किया रहता है या फिक्स रहता है, लेकिन यूनिवर्सल एडजस्टेबल में ये नट और बोल्ट की सहायता से रहता है। देखिए, अब ये चीज़ आपके रोकर आर्म है, यहाँ सारे पार्ट्स दिखाए हुए हैं मैंने। अच्छे से इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये तो आपका पिलर है, उसके अंदर जो था, यहाँ भी वही चीज़ है। ये नट है जो वहाँ पे दिखाया था, ये स्क्राइबर है आपका, और ये पूरा पिलर है। और देखिए, ये पिलर लॉक नट यहाँ पर होता है। इसको अगर हम पिलर को झुका के और यहाँ टाइट कर देंगे इस नट को, तो ये यहीं एडजस्ट हो जाएगा। इसको सीधा भी कर सकते हैं। और ये रोकर आर्म होता है आपका, ये पोर्शन जो दिख रहा है ना, ये पोर्शन, ये रोकर आर्म है, ठीक है। और रोकर आर्म एडजस्टिंग स्क्रू ये रहा। रोकर आर्म भी इधर उधर मूव होता है थोड़ा सा, तो उसको भी एडजस्ट किया जा सकता है इससे। उसके बाद गाइड नट, देखिए यहाँ पे 2 होता है, ये रहा, ये गाइड नट हैं। तो आइए इसके बारे में आगे हम थोड़ा जानते हैं। रोकर आर्म का संबंध रोकर समायोजन स्क्रू के द्वारा आधार से रहता है। रोकर आर्म समायोजन स्क्रू के द्वारा आधार से रहता है, ये वाला स्क्रू, ठीक है। यूनिवर्सल सरफेस गेज की निचली भाग आधार होता है। ये आधार है, ये बेस, ये निचला भाग। यूनिवर्सल सरफेस गेज का निचला भाग आधार होता है। ये चित्र दिखा रखा आपको, है, ये बेस लिखा हुआ, देखिए ये निचला भाग आधार है, जिसके ऊपर रोकर आर्म भुजा तथा गाइड पिनें फिट की हुई होती है। अभी बताया ना मैं आपको, ये देखिए, ये दिख रही गाइड पिन, ये गाइड पिन दिख रही है, और ये रोकर आर्म भुजा है, ये वाली पूरे रोकर आर्म भुजा है। ये यहाँ नाम लिखा हुआ देखिए, ये हैं। तो ये दोनों किस पे, आधार पे फिट होती है, बेस पे फिट होती है। आगे देखिए, आधार की निचली सतह पर एक वी आकार का खांचा बना होता है। आधार के निचली सतह पर है वी आकार का, वो बिल्कुल बॉटम में बना होता है, जिसकी सहायता से उसे बेलनाकार भागों पर रखकर भी मार्किंग की जा सकती है। यानी जो ये बॉटम रहता है ना, ये नीचे वाला बॉटम, ये जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसके नीचे बॉटम रहता है। जैसे सपोज करिए कि ये बॉटम है, ये इसका बॉटम है, तो यहाँ पर एक वी आकार का खांचा बना रहेगा। ये वी आकार का खांचा इस तरीके से है, ये इस तरीके से वी आकार का खांचा बना रहेगा। आप समझ जाएंगे और समझ भी गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरीके से एक वी आकार का खांचा बना रहता है। तो ये क्या होता है, इसको हम बेलनाकार जॉब पर एडजस्ट करके रख सकते हैं और उसकी मार्किंग की कर सकते हैं, है ना। तो वही चीज़ें बोल रहा है ये। आगे देखिए, बेलनाकार भाग को रखकर मार्किंग की जा सकती है। इसके ऊपरी सतह पर पीछे की ओर इस्पात की बनी 2 गाइड पिनें लगी होती है, जो अभी आपको मैंने दिखाया था, जिन्हें दबाकर आधार की तली से नीचे निकाला जा सकता है। अगर हम उसे दबाएं तो आधार के तल से बाहर की ओर निकाल सकते हैं उसको। इनकी सहायता से स्तंभ को किसी भी कोण में कसा जा सकता है, और यह स्तंभ के ऊपर HCS यानी हाई कार्बन स्टील से बना और दोनों नोकों पॉइंट्स को कठोर किया हुआ, टेम्पर किया हुआ रहता है। क्या चीज़, इनकी सहायता से स्तंभ को किसी भी कोण में कसा जा सकता है। इस स्तंभ के ऊपर हाई कार्बन स्टील से बना और दोनों नोकों को, पॉइंटर को कठोर किए हुए, टेम्पर किया हुआ रहता है, जो स्क्राइबर कहलाता है। तो अब आप समझे कि मैंने स्क्राइबर में शुरू में ही आपको ये चीज़ पढ़ाई थी कि दोनों नोक उसके नुकीले रहते हैं, कठोर रहते हैं और टेम्पर किए हुए रहते हैं, जिसे किसी भी ऊंचाई पर या किसी भी झुकाव पर स्क्राइबर नट की सहायता से स्क्राइबर नट की सहायता से स्थिर किया जा सकता है।
स्क्राइबर का प्रयोग रेखाएं खींचने में किया जाता है। स्क्राइबर का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? रेखाएं को खींचने में करते हैं, मार्किंग के अंदर हैं। अब देखिए उपयोग, यूजेस, इसके उपयोग क्या हैं वो देखते हैं थोड़ा। देखिए नंबर 1 है सरफेस गेज का प्रयोग समांतर एवं सीधी रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। सरफेस गेज का प्रयोग किस लिए करते हैं हम, या मार्किंग ब्लॉक का? समांतर और सीधी रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। और तब इसे सरफेस प्लेट अथवा मार्किंग मेज पर रखते हैं। उस वक़्त इसको सरफेस प्लेट पर रख के किया जाता है या मार्किंग टेबल पर रख के किया जाता है। नंबर 2 देखें, इसका प्रयोग समांतर सतहों को चेक करने के लिए भी किया जाता है कि सतह समांतर है या नहीं है, उसके लिए भी चेक करते हैं। अगर सतह समांतर है तो स्ट्रेट लाइन चली जाती है, वरना वो अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि यहाँ उत्तलाकार सतह हो चुकी है, यह खड्डा हो गया है या सतह इसकी प्लेन नहीं है। लेथ मशीन के 4 जबड़ा चक यानी फोर्जा चक, जिसमें आप जॉब को स्थिरता से बांधते हो, तो वहाँ उसका सेंटर ज्ञात करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। हैं वो चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ। नंबर 4 देखिए, सरफेस गेज का प्रयोग सरफेस प्लेट या मार्किंग मेज व बी ब्लॉक की सहायता से बेलनाकार वस्तुओं के केंद्र बिंदु ज्ञात करने में भी किया जाता है। यानी सरफेस गेज का जो प्रयोग होता है वो एक्चुअल में सरफेस प्लेट या मार्किंग मेज व वी ब्लॉक की सहायता से बेलनाकार वस्तुओं के केंद्र को भी ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए सावधानियाँ, यानी अब ये टॉपिक आपका लगभग समाप्त हो गया, मार्किंग ब्लॉक। सावधानियों में स्क्राइबर का पॉइंट तेज धार वाला होना चाहिए, सही बात है, तभी मार्किंग सही होगा। स्क्राइबर का मुड़ा हुआ भाग सिरा प्रायः नीचे की ओर रखना चाहिए। ठीक है, मुड़ा वाला भाग नीचे की ओर रखना चाहिए। जहाँ तक संभव हो मार्किंग करते समय स्तंभ को सीधा रखना चाहिए, है ना, जहाँ तक संभव हो। सरफेस गेज के स्क्राइबर को सेट करते समय ये ध्यान रखना चाहिए, तो देखें इसको, सरफेस गेज के स्क्राइबर को सेट करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि स्क्राइबर का मार्किंग पॉइंट स्तंभ के नज़दीक रहे। दूर रखने पर क्या होता है कि स्क्राइबर जब मार्किंग करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होता है, यानी कंपन करने लग जाता है, हैं। तो अगर कंपन होगा तो लाइनें हमारी एक्चुअल में सीधी ना होकर थोड़ा जिगजैग टाइप में हो जाएगी। जैसे ये स्ट्रेट लाइन होती तो ऐसे ना होकर के वो कंपन के कारण ऐसे दिखने लग जाएगी आपको। ठीक है, स्क्राइबर द्वारा मार्किंग में एक रेखा खींचने के बाद दूसरी रेखा नहीं खींचनी चाहिए, उससे लाइन डिस्टर्ब होती है और यह लाइन मोटी हो जाएगी। और इसे गिरने से बचाएं, ये तो कंपलसरी है। मैं आपसे ये कभी नहीं कहूँगा इसको गिरा दो नीचे, है ना, नीचे नहीं गिराना चाहिए। ठीक है, इसको हर टूल को, कटिंग टूल हो या मेजरिंग टूल हो या मापक टूल हो या मार्किंग टूल हो, कभी किसी भी चीज़ को नीचे नहीं गिराना चाहिए। और यूज होने के बाद तेल या ग्रीस लगाकर उपयोग के उपरांत साफ़ करके उसे रखना चाहिए ताकि नमी के कारण उसमें जंग ना लगे। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा लेट होने के बाद मैंने ये वीडियो आपकी डाली आज, मार्किंग ब्लॉक जो आपके मार्किंग टूल्स के अंतर्गत आता है, ये आपको समझ में आया होगा। और मैं कोशिश करूँगा कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड करने का और मटेरियल, लेकिन किसी खास वजह से और कभी किसी इमरजेंसी की वजह से थोड़ी वीडियो लेट हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं होगा, बहुत रेयर केस में होता है ये। और मैं अभी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर रहा हूँ मैकेनिकल का और इलेक्ट्रिकल का, दोनों का। तो इलेक्ट्रिकल तो जो यूपी के अंदर वैकेंसी है जिसका एग्ज़ाम होने वाला आगे, मैं उसके लिए भी तैयार कर रहा हूँ। और आपके फिटर में एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैं अभी बहुत चुनिंदे क्वेश्चन, जो शायद आप किताब उठा के देख लेना अपनी निम्मी पैटर्न का, कोई सा भी आपको समझ में आ जाएगा, मैं कल से उसको अपने पीडीएफ के रूप में आपको समझाते हुए प्रोवाइड कराऊंगा। एग्ज़ाम आने की वजह से थ्योरी चलती रहेगी हमारी, लेकिन अभी मैं क्या है पीडीएफ तैयार करके ले आया हूँ। और मैं अपने जहाँ मेरा होम टाउन है, जहाँ से मैं मतलब आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं वहाँ से अभी बाहर हूँ। तो इस कारण से मैं आपको कंटिन्यू अभी 2-4 दिन या 1 हफ्ते तक ये थ्योरी प्रोवाइड न कराते हुए मैं आपको पीडीएफ के तौर पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज की वीडियो से विदा लेता हूँ। और कल से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने का पूरा प्रयास रहेगा। आप अच्छे से पढ़ाई करें और आईटीआई के एग्ज़ाम ही में नहीं, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी सक्सेस हों, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, जय हिंद।